बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टोइकोमेट्री ट्रिक्स सीरीज। आज की ट्रिक है ट्रिक नंबर 5 और ये ट्रिक रिलेटेड है आइसोटोप से रिलेटेड। आइसोटोप से रिलेटेड आपसे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ये टॉपिक डायरेक्टली हमारी बुक्स के इस चैप्टर में गिवन नहीं है। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया था कि स्टोइकोमेट्री रिलेटेड है एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ और दूसरे चैप्टर्स के साथ। इस वजह से आपको ये टॉपिक जो है साथ में लाजमी करना होता है। अब आइसोटोप्स के टॉपिक के कुछ ट्रिक्स, क्योंकि टॉपिक आपने पहले से पढ़े होंगे, मैं जस्ट आपको कुछ ऐसे सिंपल ट्रिक्स समझाऊंगा कि आइसोटोप्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। सबसे पहला जो एक बेसिक फार्मूला है आइसोटोप से रिलेटेड वो है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप्स का फाइंड करते हैं कि मास ऑफ वन आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज abundance plus mass of another isotope into its percentage abundance divided by। ये तो बेसिक फार्मूला है, आप सबको पता है। अब यहाँ से आपने ट्रिक कैसे सीखने हैं और कौन से ट्रिक्स है जो इसमें छुपे हुए हैं। पहला ट्रिक मैं एक एमसीक्यू से आपको सॉल्व करना चाहूँगा, वो ये है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। क्वेश्चन ये गिवन है कि एवरेज एटॉमिक मास जो है क्लोरीन का वो 35.5 है। एक इसका जो आइसोटोप नंबर 1 है, इसका मास है 35। इसी तरह जो आइसोटोप नंबर 2 है, इसका मास है 37। ये गिवन डेटा है। रिक्वायर आपसे वो मांगता है आपसे कि आप फाइंड करें परसेंटेज एबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप एंड परसेंटेज एबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप। अब देखिए आपने कैसे फाइंड करना है। अगर आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आए तो इसके लिए आपने कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशन है वो आपने करनी है। कैलकुलेशन आपने ये करनी है कि आपने लेट कर देना है एबंडेंस परसेंटेज एबंडेंस जो फर्स्ट की है, फर्स्ट आइसोटोप, उसको आपने कह देना है x। आपको पता है कि गिवन दो ही आइसोटोप है, वो कह रहा है कि इफ क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स, और पूछ रहा है आपसे कि दोनों में से एक की परसेंटेज एबंडेंस कितनी है, दूसरी की कितनी है। तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट को आपने कह दिया x, तो जो दूसरे की जो परसेंटेज एबंडेंस होगी वो लाजमी बात है वो 100 माइनस x होगी, क्योंकि दोनों ने मिलकर 100% बनाना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस फार्मूले में इसको पुट करना है। एवरेज एटॉमिक मास गिवन है 35.5 इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ 1 35.5 इनटू इसकी जो हमने परसेंटेज है उसको हमने x कहा है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ 2 आइसोटोपिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से अगर आप x के लिए सॉल्व करें तो x हमारे पास यहाँ से आएगा 25%। अगर x 25% है जो फर्स्ट के अबंडेंस है, तो दूसरी की ऑटोमेटिक आपको पता चल गई 75% है। या फिर इसके जो दूसरा है उसके जब इस तरह करें कि 100 माइनस एक्स, जो सेकंड है ना, 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 75%। अब ये तो हमें पता चल गया कि एक 75% है, एक 25% है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा जो है वो 25% है और कौन सा 75% है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने गलती से 35.5 लिखा है, ये 35 है, ये फर्स्ट आइसोटोप का मास है। इसी तरह 37 दूसरे का मास है, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास आ गई 25% और जो दूसरा है उसके हमारे पास आ गई 75%। हमने जो 35 जिसकी एवरेज एटॉमिक मास, जिसकी आइसोटोपिक मास 35 है, उसको हमने x, उसके परसेंटेज को हमने x इज्यूम किया था। इस वजह से जो हमारे पास 35 वाला है ये 25% है, जिसका आइसोटोपिक मास 35 है वो 25% है, और जिसका आइसोटोपिक मास 37 है ये हमारे पास 75% है। ये सिंपल कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है, अब इसकी ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक ये है कि आपने दोनों जो आइसोटोप्स हैं इनके आइसोटोपिक मास आपने लिख लेने हैं। जहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है कि एक का जो आइसोटोपिक मास है फर्स्ट का वो 35 है और जो सेकंड है उसका आइसोटोपिक मास जो है 37 है।
सिंपल आपने इन दोनों का एवरेज निकाल लेना है। एवरेज इनका आ रहा है मेरे पास 35.5। एवरेज निकालने का आपको पता है कि 35 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 2, इससे मेरे पास एवरेज आ रहा है 35.5। अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले वाले को उठाना है, इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब इसका डिफरेंस आपने लेना है। फिर इसी तरह इसका आपने डिफरेंस लेना है। इसकी डिफरेंस से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, पहले वाले का डिफरेंस लेने से मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 0.5 है। और 37 में से अगर 35.5 को का डिफरेंस निकाल लें, या ये मेरे पास आ रहा है 1.5, कि आपने इन दोनों को प्लस कर देना है। मैं इनको प्लस करूं तो ये 1.5 प्लस 0.5 ये मेरे पास आ रहा है 2। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट टर्म को उठा देना है, इस पे डिवाइड कर देना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह सेकंड वन को उठा के इस पे डिवाइड कर दे और 100 से मल्टीप्लाई करें। देखें 0.5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100, ये मेरे पास आ रहा है 25%। अगर एक 25% है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 75% है। लेकिन अगर आप निकालना चाहें तो ये देखें 1.5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 75%। अब मैं ट्रिक दोबारा से समराइज करने लगा हूँ कि ये है कि आपको दोनों आइसोटोप का जो आइसोटोपिक मास है वो गिवन होगा। आपने दोनों के आइसोटोपिक मास लिख लेने हैं, फिर आपने उनका एवरेज ले लेना है, फिर आपने फर्स्ट टर्म को उठाना है, उसके एवरेज जो आया है उसमें से डिफरेंस करके लिख लेना है अपने पास। फिर दूसरी टर्म को आपने डिफरेंस ले लेना है एवरेज से और इसको आपने नोट कर लेना है। जो आपके पास डिफरेंस की वैल्यू आई है उनको आपने प्लस कर देना है। फिर उसके बाद आपने फर्स्ट टर्म को उठाना है, इस पे डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज के लिए। इसी तरह सेकंड को आपने उठाना है, इस पे डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास परसेंटेज आ जाएगी दोनों आइसोटोप्स की। आइसोटोप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपने याद रखनी है। आइसोटोप को फर्स्ट डिस्कवर किया था सूर्य ने, और टोटल जो आइसोटोप्स है वो 580 है। इसमें से जो 280 है ये नेचुरल है, और जो आर्टिफिशियल है ये 300 आइसोटोप्स हैं हमारे पास। और ये जो आर्टिफिशियल है ये सारे रेडियो एक्टिव है। नेचुरल में से जो 40 है 40 वो रेडियो एक्टिव है, और जो 240 है ये स्टेबल है। ये आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन इनका रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होता है इंडिविजुअल आइसोटोप का। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल आइसोटोप इज डिफरेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्यों डिफरेंट है। तो फिर इसके ऊपर आपने सोच लेना है खुद कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन आइसोटोप का सेम है या डिफरेंट होता है। तो मेरी तरफ से ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट इज डिफरेंट। कुछ टर्म्स है मैं आपको बता देता हूँ, मे भी आपके काम आए। आइसोबार कहते हैं बार बोझ वजन, इससे याद रखें। को ऐसे डिफरेंट एटम्स जिनका मास सेम हो, डिफरेंट एटम्स जिनका मास सेम हो उनको कहते हैं आइसोबार। इसकी एग्जांपल है कार्बन 14 6, ये कार्बन का एक आइसोटोप है। और इसी तरह नाइट्रोजन 7 14। देखिए दोनों का मास सेम है, दोनों ने अपने ऊपर सेम बार रखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार है। इसी तरह एक और टर्म यूज होती है आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स, तो आइसोटोन्स कहते हैं कि जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम हो। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने यहाँ पे सीख लिए तो वेल एंड गुड, नहीं सीखे तो फिर न्यूक्लियर फिजिक्स जो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर है भी ये आपके काम आएंगे। तो आइसोटोन्स जो है जिनमें न्यूट्रॉन नंबर सेम हो उनको कहते हैं आइसोटोन। इसकी एग्जांपल है पोटेशियम 39 19, और इसी तरह ये है कोबाल्ट 40 एंड 20। इसमें अगर आप देखें 39 माइनस 19, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 20 है। इसी तरह 40 माइनस 20, इनमें जो न्यूट्रॉन है ये भी 20 है। तो आइसोटोन उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो। एक और अच्छी सी बात है, फिर स्टोइकोमेट्री के ट्रिक्स का जो ये सीरीज़ है इसको एंड करते हैं। वो ये है कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं
कि रेडिकल क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, इनमें फ़र्क क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक समझाने लगा हूँ। ये देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके ऊपर मैं कहता हूँ +1 चार्ज आया हुआ है, तो ये रेडिकल है या ये मॉलिक्यूलर आयन है? ये मॉलिक्यूलर आयन है। और इसकी वजह यह है कि आपने सिंपल क्या करना है कि आपने चार्ज के ऊपर हाथ रख लेना है और बेसिक जो यूनिट गिवन है इसको देख लेना है। अगर ये कोई मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूलर आयन है, ये रेडिकल नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल SO4-2, इसके ऊपर ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है बल्कि ये रेडिकल है। ये कैसे पता चलेगा? ये से इसके चार्ज के ऊपर आप हाथ रखें तो ये देखिए SO4 बन रहा है। SO4 कोई मॉलिक्यूल नहीं है, H2SO4 आपके पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो फिर ये रेडिकल है। लेकिन चार्ज के ऊपर हाथ रख कर देखे, अगर वो आपको ऐसा कोई स्टेबल मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर आयन है। लेकिन चार्ज के ऊपर हाथ रखकर, दिल के ऊपर हाथ रख कर देखे, अगर वो कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो फिर ये आपके पास एक रेडिकल है। अगर ये ट्रिक्स और ये पॉइंट्स आपको पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।